चलिए तो शुरू करा जाए। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और न्यूटन्स के जो लॉ है ग्रेविटेशन के अबाउट, उसको हमने देखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो आज उसी से आगे देखना है, ठीक है। और कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देखना है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन की वैरायटी आज मैं कराऊंगा ना, ये इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा क्लियरिटी के लिए, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो या दो से ज़्यादा मासेस हैं, ठीक है। एक मास ये m1 है और एक मास ये m2 है और ये एक मास m3 है, ठीक है। अब ये तीनों क्या करना चाहते हैं? एक मास यहाँ पे रखा हुआ है जिसका मास कितना है? कैपिटल M। कितना मास है? कैपिटल M। तो कल मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ क्या करना चाहता है? खींचना चाहता है ना। क्या करना चाहता है? खींचना चाहता है। और एक प्रॉपर्टी और आज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक मास दूसरे मास को क्या करना चाहता है? खींचना चाहता है ना अपनी तरफ। ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो खींचने वाला जो फोर्स होता है ना, ये किस लाइन में लगता है? ये चीज ध्यान देना। जो लाइन इनके सेंटर को क्या करती हो? ज्वाइन करती हो। जो लाइन इनके सेंटर को क्या करती हो? ज्वाइन करती हो। उसी लाइन में ये इसको क्या करते हैं? खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। तो एक चीज पता चलती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स। और ये मास को किस लाइन में खींचता है? जो लाइन इनके सेंटर को क्या करती है? ज्वाइन करती है, उसी लाइन में ये क्या करते हैं? खींचते हैं। तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे ये वाला मास इस वाले मास को खींचेगा अपनी तरफ ना। ये वाला मास क्या करेगा? ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ खींचेगा ना। तो अपनी तरफ खींचेगा तो एक चीज आप समझिएगा, इसको किधर की तरफ खींचेगा? इधर की तरफ। समझ आ रही ना बात? ये वाला मास इसको इस तरफ खींचेगा और ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा? F1। वो कितना होगा? F1। अच्छा, ये वाला जो खींचेगा, ये वाला मास जो खींचेगा वो इस लाइन में खींचेगा और इसका नाम क्या होगा? F2। F3 है। कौन है? मास 3 वाला खींच रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? F3। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर एक मास दूसरे मास को खींचेगा तो उसी लाइन में खींचेगा जो लाइन उनको क्या कर रही हो? ज्वाइन कर रही हो। समझ आए? तो ये वाला मास इसको किस तरफ खींचेगा? ऊपर की तरफ, ऐसे। ये वाली लाइन इनको ज्वाइन करेगी और ये क्या होगा? F2। अच्छा, सब पे क्या लगा दो? वेक्टर लगा दो। क्या लगा दो? वेक्टर। अच्छा, ये तीनों फोर्स इसको खींच रहे हैं। तीनों फोर्स क्या कर रहे हैं? इसको खींच रहे हैं। इन तीनों फोर्सेस का सम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, F3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स रिजल्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टफ। सिंपल क्या है, ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये तीनों फोर्स खींचना चाहते हैं, तो ये मास किधर जाएगा? बताइए, किस तरफ जाएगा?
वेक्टर पढ़े हो ना, किस तरफ जाएगा? रिजल्टेंट की तरफ। किस तरफ जाएगा? तो बस यही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको कर लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हो गया ये चीज? एक मिनट, ये चीज कर लिए कि नहीं? चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। है? हाँ अभी स्टार्ट। इसके बाद से क्वेश्चन लिखो, ये बस सिंपल है। ये 3 मासेस है, बस इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब चलिए इसके न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? सारी साइडें क्या होती है? सेम होती है। सारी साइडें क्या होती है? सेम होती है। और तीनों कॉर्नर पे मास रखा हुआ है, एम, एम और एम। आप ये बताइएगा, ये जो टॉप वाला मास है, कौन सा है? टॉप वाला मास। इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये पूछ रहा है। इन दोनों मासेस की वजह से इस वाले पे नेट फोर्स कितना लगेगा? तो मतलब इसका नाम दे देते हैं, ये 3 वाला। तो फोर्स एट 3 बताना है। फोर्स एट 3 कितना होगा? समझ आ रही ना बात? अब ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट। कल मैंने बताया था, जिसका छूटा हुआ है ये बात ध्यान दे। वैसे तो हर कोई पढ़ा ही होता है कि अगर 2 मास है, एक m1 है और दूसरा कितना है? m2, और उसके बीच की दूरी कितना है? r, तो फोर्स कितना लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? g m1 m2 बाई कितना? r स्क्वायर। यही होता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही तो है। चलिए ये तो आप जानते हो ना। अब आप देखिएगा, मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताया कि ये वाला मास क्या करेगा? ये वाला मास, ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ खींचेगा, इस लाइन में फोर्स लगाएगा। समझ आ रही ना बात? अच्छा, ये वाला मास इसको किधर खींचेगा? ये वाला मास इसको किधर खींचेगा? इस वाली लाइन में। समझ आ रही ना बात? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, क्योंकि मास क्या है? सेम। तो फोर्स क्या होगा? सेम। तो इसको क्या बोल देते हैं? एफ, और इसको क्या बोलते हैं? एफ। अच्छा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? क्लियर है ना? तो अब आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो कि नहीं? अगर 2 वेक्टर हो, क्या हो? 2 वेक्टर हो और उसके बीच का क्या पता हो? एंगल पता हो, तो आपके लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ना। अच्छा, पहला वेक्टर कितने के बराबर है? एफ के बराबर। दूसरा कितने के बराबर? एफ के बराबर 2f इंटू एफ क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? कॉस 60 ना। कॉस 60 की वैल्यू कितने के बराबर होती है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 एफ स्क्वायर। और ये कौन सा फोर्स है? रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर। इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? एफ आर इज इक्वल टू √3 एफ स्क्वायर। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? √3 ही रहेगा। अच्छा, एफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट को क्या करता है? हटा देता है। तो कितना आएगा? एफ। अब एफ की वैल्यू निकालना है। एफ कितने के बराबर होगा? थोड़ा सा बताइए, एफ कितने के बराबर होता है? जी m1, m1 कितने के बराबर? m, m2 भी कितने के बराबर? m स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। यहां पे रख दो, कितना हो जाएगा? √3 जी m स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। बस आंसर हो गया। कर ले जाओगे? कोई दिक्कत? कर लो इसको। क्लियर रहेगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं?
है। आप यहां पे क्या करिए, आप आंसर दीजिए हमें। अगर यहां पे क्या करें, m की जगह पे कितना कर दें, m की जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, 2m कर दे रहे हैं। कितना m कर दे रहे हैं? अच्छा, एक रिजल्ट हमेशा याद रखना, ये रट मारना, समझ आ रही ना? और वो क्या रट्टा मारना है, अगर एक फोर्स F है और दूसरा कितना है, F है और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा, √3f। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी से आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, √3f। चलिए अब इस मास को हम 2m कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 2m। अब आप बताइए नेट फोर्स कितना लगेगा इस थर्ड वाले पार्टिकल पे, नेट फोर्स कितना लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला फोर्स कितने के बराबर होगा, ये वाला फोर्स G m1 m2 ना, कितना हो जाएगा, m² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, L²। अच्छा ये वाला फोर्स कितने के बराबर होगा, देखिए ये दूसरा वाला, ये पहला वाला है और ये कौन सा है, दूसरा वाला। ये कितना होगा, G m1 कितना है 2m और m2 कितना है m, तो कितना हो जाएगा 2m² बे m1 m2 है ना, m1 कितना है 2m और m2 कितना है m, तो कितना हो जाएगा 2m² ना, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा L²। अच्छा ये वाला फोर्स देखिए, इस वाले फोर्स से कितना गुना है बताइए, कितना गुना है? तो अगर ये F है तो ये कितना है 2f। बस अब आप सॉल्व कर लो, यहां पे कितना हो जाएगा f² और यहां पे कितना हो जाएगा 2f का होल स्क्वायर प्लस 2f इंटू b की वैल्यू कितना है 2f, और कितना आंसर आएगा, ये एंगल कितना है cos 60। cos 60 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1/2 से एक 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा f², ये कितना हो जाएगा 4f², और ये कितना हो जाएगा बताइए 2f²। तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 2 6 1 7f², और ये क्या हो जाएगा f रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो अब यहां से निकाल लो, f रिजल्ट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बना देगा, तो कितना हो जाएगा √7f²। तो कितना आ जाएगा आंसर √7f। अच्छा f की वैल्यू कितने के बराबर है, G m² डिवाइड बाई L²। बस आंसर हो गया। समझ पा रहे हो ना? कर लो इसको। लिख चुके? अब एक आइडिया मुझे दीजिएगा, आपकी तरफ से आंसर होना चाहिए, रिपीट करिएगा मेरे साथ। अगर ये मास m था और ये m था तो फोर्स कितना लगा F, और ये m था और ये 2m था तो फोर्स कितना हुआ 2f। अगर इसको 3m कर देता था 3f, अगर 4m कर देता तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइएगा थोड़ा सा। Four particles of masses m, 2m, 3m and 4m are kept in the sequence at the corners of a square of side A। मतलब कोई क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर मान लीजिए, ऐसे बना लीजिए, और चारों कॉर्नर पे स्क्वायर के, स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है सेम होती है, और चारों कॉर्नर पे मास रखा हुआ है कितना कितना m, और यहां पे भी कितना है m, अगला कौन सा है 2m, फिर अगला कौन सा है 3m, फिर अगला कौन सा है 4m। ये चार मासेस है, तो कह रहा है 4m आर केप्ट इन सीक्वेंस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m प्लेस्ड एट द सेंटर। सेंटर पे एक मास प्लेस्ड है, सेंटर पे ना, सेंटर पे मास प्लेस है, और वो कितने के बराबर है स्मॉल m के बराबर। इसका मास कितना है स्मॉल m के बराबर।
अब कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल, कह रहा है ये जो सेंटर पे मास रखा हुआ है, कहां पे, सेंटर पे, कह रहा है इस पे फोर्स कितना लग रहा है वो आपको बताना है। सेंटर पे जो मास रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स पूछ रहा है। एक बात बताइएगा, थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा और इधर की तरफ ये m है और ये m है, तो कितना होगा f, और ये वाला कितना होगा 2f, और इधर वाला कितना होगा 3f, और इधर वाला कितना होगा 4f। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा ध्यान से, इधर कितना 3f और इधर कितना f, तो कितना नेट बचेगा 2f, किस तरफ, इस तरफ ना, ये कितना होगा 2f ना। अच्छा एक बात बताओ, इधर कितना 4f और इधर कितना 2f, तो कितना बचेगा नेट 2f, किस तरफ, इधर की तरफ ना। अच्छा एक बात बताओ, इसके बीच में एंगल कितना होगा, टोटल कितना होता है 360, तो एक कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर 90 के बराबर, कितने के बराबर 90 के बराबर। और मैंने अक्सर बताया कि अगर दो वेक्टर हों और दोनों 90 पे हों, कितने पे हो 90 पे, ये मान लेते हैं 5 है और ये मान लेते हैं 5 है और दोनों बराबर हैं, दो वेक्टर हैं, दोनों कितने पे हैं 90 पे, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम, तो रिजल्टेंट बेहिचक आप ऐसे लिख सकते हो 5√2। समझ आ रहे? तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, कितना होगा 2f√2, इतना हो जाएगा। आ तो गया रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा बताइए, रिजल्टेंट फोर्स 2√2f। अब क्या निकालना टास्क है हमारा, f कितने के बराबर, तो f ये वाला फोर्स है ना। अब आप ध्यान से सुनिएगा, f कैसे निकलता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, G m1 m2 बाई क्या होता है r स्क्वायर। तो एक बात बताइए, G की जगह पे तो G है, m1 कितने के बराबर है m, और m2 कितने के बराबर m, तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर। अभी तुम्हें कूटेंगे विशाल, 2m कैसे हो जाएगा, m इंटू m कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, r चाहिए ना, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए जुगाड़ मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, आप समझिएगा इस चीज को। ये ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो, यहां से ट्रायंगल बना दोगे तो ये a है और ये क्या है a, तो पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो, कितना आएगा बताइए, कैसे निकालते हो पाइथागोरस से। हाँ बाकी लोग का आंसर सही आ रहा है, जो लोग बोल रहे हैं ये a है और ये a है ना, तो कैसे करोगे, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा √a² प्लस a स्क्वायर, कितना आएगा बताइए रूट, और ये कितना हो जाएगा 2a²। अच्छा √2 तो रहेगा ही, a स्क्वायर, स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, हटा देगा, तो कितना होगा, तो ये पूरा √2a है ना, और चाहिए कितना, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अच्छा 2 को आप क्या लिख सकते हो √2, एक √2 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर a बाई, तो ये वाली डिस्टेंस आधी कितने के बराबर है a बाई √2 के ना, तो इसका क्या हो जाएगा a बाई √2 का क्या हो जाएगा, तो कितना आएगा बोलिए, ये √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 कहां लग जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2g m² बाई कितना हो जाएगा a²। अच्छा 2 जा कितना हो जाएगा 4 √2, और कितना हो जाएगा, f की जगह पे रख दिया है ना, f की जगह पे ये चीज रख दिया है 4√2g m² बाई a²। कौन सा आंसर आ रहा है, सी वाला, कर ले जाओगे ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, बस उसी लॉजिक को लगाया, ये m था ये m था, तो ये कितना फोर्स लगा रहा था F, और ये m था ये 2m था, कितना लगा रहा था 2F, और ये m था ये 3m था, तो कितना लगा रहा था 3F, ये m था और ये 4m था, तो कितना लगा रहा था 4F।
फिर उसके बाद इधर 4f इधर 2f तो कितना आएगा 2f, इधर 3f इधर f तो कितना आएगा 2f। अब ये दो वेक्टर थे 2f 2f के, और दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। रीजन क्या 90 बनने का, टोटल कितना होता है 360, तो एक पार्ट कितने का होगा 90 का। जब 90 पे होता है तो क्या करते हो, दोनों में से एक वेक्टर लेते हो और √2 लगा देते हो, रिजल्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पे टास्क हमारा क्या था, f रिजल्टेंट कितना आया था 2√2f आया था। अब f की वैल्यू मुझे चाहिए थी 2√2 की जगह पे यही है। f निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये इसके बीच में निकलना था f, तो g m1 कितना था m और m2 कितना था m, कितना हो जाएगा m² डिवाइड बाई ये डिस्टेंस चाहिए थी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितने के बराबर होती है a/√2 के, a/√2 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आज से ये भी रट मारिएगा, अगर स्क्वायर हो ना क्या हो, तो उसका डायगोनल कितने के बराबर होता है √2a के बराबर, और उसका आधा कितने के बराबर होगा a/√2। ये चीजें जितना आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप रट जाएगी, रटने की जरूरत होती नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन आप जवाब दोगे इस चीज का, देखना ध्यान से। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे 3 मासेस रखे हुए m m और m, 3 मासेस है, और सबकी साइड कितने के बराबर है a के बराबर, ठीक है। 3 मासेस है, एक और चौथा मास रख देते हैं, एक और चौथा मास रख देते हैं यहां पे ना, और इसका भी मास कितने के बराबर है m के बराबर। तो आप ये बताइए, ये जो ये वाला मास है इसका नाम मैं रख देता हूं थर्ड वाला मास। तो थर्ड वाले मास पे आपको फोर्स बताना है, नेट फोर्स कितना लगेगा। अगर इक्विलेटरल होगा तो 100% एक चीज श्योर है कि एंगल कितना बनेगा 60 और 60 बनेगा। अब आप देखिए इस वाले मास को कितने मास खींचना चाहते हैं, 3 मास, एक ये और एक ये और एक ये रेड कलर वाला ना। तो सबसे पहले इतना तो हम कर चुके हैं, ये वाला जो खींचेगा ये किस फोर्स से खींचेगा इसको अपनी तरफ, बताइए। ये वाला इसको कितने से खींचेगा F से ना, और ये वाला इसको कितने से खींचेगा F से ना, समझ आ रही ना बात। और ये वाला देखिएगा, ये जो आपका रेड कलर वाला है, रेड कलर वाला इसको ऐसे सीधा सीधा किससे खींचेगा बताइए, कितने से खींचेगा, इस बार F से नहीं खींचेगा, इसका फोर्स अलग होगा। रीजन क्या है, ये F इसलिए होगा क्योंकि ये वाली जितनी दूरी है उतनी दूरी ये है, ये वाली दूरी बराबर नहीं है, तो ये F है और ये F है, ये वाला मुझे पता नहीं, तो इसलिए इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं F डैश। कितना दे देते हैं F डैश, समझना मेरी बात को। अब अगली चीज सुनिएगा, ये सीधी लाइन में लग रहा है, एक बात बताइए, इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, इसका और इसका रिजल्टेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ये देखिए ये F है और ये कितना है F है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा √3f, और F की भी वैल्यू आ चुकी है, कितने के बराबर है बोलिए, G m² बाई L², इतना आ चुका है, समझ आ रही ना बात। अच्छा ये इन दो का आया आंसर ना। अब इसका फोर्स कितने के बराबर होगा बताइएगा, ये वाला फोर्स कितने के बराबर है, इसी लाइन में लग रहा है ना, और कितने के बराबर है F डैश के बराबर, कितने के बराबर, तो इसी F डैश को निकाल लेंगे ना, तो इन दोनों का तो रिजल्टेंट आ चुका है, इन दोनों का काम क्या हो गया खत्म। जिसका रिजल्टेंट निकाल दिया, एक वेक्टर बना लिया ना रिजल्टेंट निकालकर, तो इसका आंसर आ चुका है रेड कलर वाले का। अब बचा किसका है F डैश निकालना ना,
अब देखिएगा, ध्यान से सुनना, यहां पे मैं पिक्चर बना दे रहा हूं, यहां पे मास कितना है m, और ये वाला मास कितना है बताइए, ये वाला मास कितना है m ना। अब मसला किसका है, ये वाली दूरी नहीं पता है कितनी है, अगर दूरी पता चल जाए तो f डैश निकल आएगा ना। तो दूरी निकालने के लिए अब सुनिएगा, मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया है, ये वाली एक्सिस मान लेते हैं x और ये वाली एक्सिस मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y। अच्छा ये बताओ, ये वाली दूरी कितने के बराबर है, l के बराबर ना। अच्छा ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, 60। तो ये वाला कंपोनेंट कितने के बराबर होगा बताइए, l cos, और ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट कितने के बराबर है, l sin 60। अगर ये l sin 60 है तो ये भी कितना होगा, आ तो गया, डिस्टेंस ये कितने के बराबर है, l sin 60। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये वाला कंपोनेंट कितने के बराबर होगा, l cos 60, और ये वाला कंपोनेंट कितना, l sin 60, और ये l sin 60 होगा, ये भी कितना होगा, l sin 60। अब f डैश क्या होगा बताइए, f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 कितना हो जाएगा, m स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है l sin 60 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो कितने के बराबर है, g m स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू बोलिए, √3/2। √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 ऊपर चला जाएगा तो f डैश कितना आ जाएगा बताइए, f डैश इज इक्वल टू g m स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला आएगा और कितना हो जाएगा 3l स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बस यही इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3 g m स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 3l स्क्वायर। बस आंसर हो गया, समझ आई बात। दो वेक्टर जब एक लाइन में हो तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। पहले इन दोनों का निकाल लिया रिजल्टेंट, पहले से पढ़ रखा है ये, और फिर उसके बाद ये वाला एक फोर्स काम कर रहा था, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली यहां साइड में, और इस वैल्यू को यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बस रिजल्टेंट फोर्स आ गई। हाँ, जी m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, √3 प्लस 4/3, फिर मल्टीप्लाई कर लो, 3√3 प्लस 4/3। ठीक, समझ आ गया ना। एक लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी पे, बहुत क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट में कराऊंगा, अभी थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर किस में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, इतना करा दूंगा कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपके पास आ जाए कि कैसे करते हैं, बाकी इलेक्ट्रोस्टैट में आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया, हो गया, कह तो रहा है, तुम तो उसको डरा दिए। 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R, each are kept in such a way that each touches the other two। मतलब ऐसे रखे हुए कि तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से रखे हुए। ठीक है, अब कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द अदर टू। इसका पूरा मास कहां पे होगा, सेंटर पे,
इसका भी पूरा मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे, और तीनों का मास कितने के बराबर है ना, कितने के बराबर है, कैपिटल है, तो तीनों का मास कितना हो गया, m m और कितना m। अब कह रहा है किसी एक स्फीयर के सेंटर पे बाकी जो बचे हुए दो स्फीयर है वो कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो ये एकदम पिछले जैसा है, देखिएगा ये इसको इधर खींचेगा ना, और ये इसको इधर खींचेगा, समझ आ रहे ना। अच्छा, दोनों फोर्स कितने के बराबर होंगे, दोनों फोर्स बराबर होंगे ना। ये अगर F है तो ये भी कितना होगा, क्योंकि दूरी और मास क्या है, सेम है, दूरी और मास सेम है तो क्या होगा, सेम। अच्छा एक बात बताओ, एंगल कितना बनेगा, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ना। अगर इक्विलेटरल बन रहा है तो एक चीज हमें पता है, ये एंगल कितने के बराबर होगा। तो अब आपको अभी मैंने कहा था कि इसको रट लीजिएगा, अगर दो फोर्स सेम है, दो फोर्स कैसे है, सेम है, और कितने एंगल पे लग रहे हैं, 60 पे, तो रिजल्टेंट फोर्स कितने के बराबर आता है, √3F के बराबर। अब आपका टास्क क्या है, F निकालना। F क्या होता है, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अच्छा ये बताओ G m1 कितने के बराबर है, m, और m2 कितने के बराबर, m, तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर डिवाइड बाई r, दूरी कितने के बराबर होगी, एक की रेडियस कितना है, कैपिटल R, तो दूसरे की भी कितना है, कैपिटल R, तो r कितना हो जाएगा, 2r, तो दूरी कितने के बराबर है, 2r, तो यहाँ पे 2r करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3G m स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला ना, कौन सा सही होगा, कर ले जाओगे ना। हो गया, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने जो पढ़ा है, कल भी मैंने बताया था कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है ना, वो किसके लिए है, पॉइंट मास के लिए, किसके लिए। अब हम देखते हैं अगर बॉडी उसमें आ जाए, इन्वॉल्व हो जाए, तो कैसे निकलेगा फोर्स, कैसे निकलेगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, इस तरह से रॉड है, और कैसी है, यूनिफॉर्म रॉड, कैसी है, यूनिफॉर्म रॉड, जिसकी लेंथ कितने के बराबर है, L के बराबर, लेंथ कितनी है, L के बराबर। एक यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और यहाँ पे एक पॉइंट मास है यहाँ पे, और ये भी कितनी दूरी पे है, L दूरी पे, कितनी दूरी पे, L दूरी पे। इसका मास जो है स्मॉल m है, और इसका जो मास है वो कितना है, कैपिटल M, कितना है। अब एक बात बताइए, जैसे अभी तक होता था ना, एक मास m1 होता था और दूसरा मास क्या होता था, m2 होता था, और इसके बीच की दूरी कितना होती थी, r। तो न्यूटन लॉ क्या था, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये पार्टिकल के लिए, पॉइंट मास के लिए, किसके लिए। इस बार यहां पे ऐसे नहीं कर सकते, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्या है, बॉडी है, और दूसरी क्या है, पॉइंट मास है। तो चलिए बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, क्या लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी लेंथ कितना है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी लेंथ कितना है, dx है, इसकी चौड़ाई कितना है, dx है, dx लेंथ लेते हैं, और ये इस पॉइंट मास से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, x दूरी पे एक dx लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। अच्छा, छोटे से टुकड़े में dx लेंथ में मास कितना होगा, dm, मास कितने के बराबर होगा, मास कितने के बराबर होगा, d कैपिटल M। फर्क समझना, ये स्मॉल m है और ये क्या है, कैपिटल है। अब आपसे आज से याद रखिएगा, कई बार इससे पहले मैं बोल चुका हूं, ये पूरी बॉडी का मास कितना है, m, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा कितना कहलाएगा, dm।
डीएम मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, समझ आए? अगर ये पूरी बॉडी पे चार्ज कितना होता क्यू, तो एक छोटे से टुकड़े पे चार्ज कितना होता डी क्यू, समझ गए ना? तो इसका मास कितना है डीएम। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला मास इस वाले मास पे फोर्स लगा रहा होगा, वो इस फार्मूले से तो निकल सकता है, क्योंकि ये पार्टिकल है ना, और ये भी क्या है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा है वो उसके लिए न्यूटन लॉ है, ठीक है? तो इस पार्टिकल के लिए देखिए कितना फोर्स लगेगा, बताइएगा। जी m1 कितने के बराबर है, dm, और m2 कितने के बराबर है, स्मॉल m डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस, x स्क्वायर। आपको पता है ये एक छोटा सा पार्ट फोर्स लगा रहा है ना, वो निकाला है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, df। क्या निकालेंगे, df। तो आपकी अकल क्या काम कर रही होगी, ऐसे हर टुकड़े की वजह से फोर्स निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जब तक ऐड करोगे तब तक नीट पार हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि भाई रॉड है ना, तो हर टुकड़े का निकालोगे फिर ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तब तक नीट निकल जाए। तो इसके लिए हमारा क्या तरीका होता है, इंटीग्रेशन। क्या तरीका होता है, इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन यहां पे बेसिकली है क्या, हर टुकड़े की वजह से जो क्या निकलेगा फोर्स, उसको क्या करेगा, ऐड अप करेगा, इसी का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। तो देखिएगा यहां पे क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जिसने ये बात पढ़ी है बढ़िया से, यहां पे जी कांस्टेंट है, जी क्या है और एम क्या है, ये दो चीजें, अरे भाई इसका पार्टिकल का मास फिक्स है ना, तो ये दो चीजें कांस्टेंट है। सबसे पहले इनको बाहर निकाल दो, जी और कितना, स्मॉल एम, यहां पे क्या बचेगा, डीएम बाई एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। अब हम एक चीज आप समझिए, ये डीएम को हम तोड़ सकते हैं। ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, मास के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, तो मास की मुझे लिमिट नहीं पता है। यहां पे क्या चाहिए होती है, जो लोग इंटीग्रेशन जानते हैं ना, इंटीग्रेशन में क्या चाहिए होती है, लिमिट। लिमिट मुझे मास की नहीं पता है, मुझे इतना पता है रॉड कहां से शुरू होती है, एल से। कितने से शुरू होती है और खत्म कितने पे होती है, अरे भाई यहां पे एल है ना, तो यहां तक कितना हो जाएगा 2l। तो कहां से शुरू होती है, एल से कितना, मुझे किसकी लिमिट पता है, लेंथ की। तो इस इंटीग्रेशन में मैं लेंथ लाना चाहता हूं, क्या क्या ले आए, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। लिमिट कहां से हो जाएगी, एल से कितना 2l। तो अब ध्यान से सुनिएगा कैसे लेंथ लाएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक टर्म मैं यहां पे लिखता हूं लेम्डा, जिसका नाम लिखता हूं मतलब लेम्डा, इसको डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट लेंथ से। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं खाली इतना क्वेश्चन, 5 पेन कितने की है, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते जब तक मैं एक बात ना बताऊं कि एक पेन कितने की है ना। जब एक पेन बता दूंगा तब मेरा हक बनता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं 5 या 7 पेन कितने की मिलेगी, समझ आ रहे? तो ऐसे ही पहले मुझे क्या चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ चाहिए। क्या चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लेम्डा। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एक और चीज सीखिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि आपको फील आ जाए। लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ। एक होती है एरियल डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। एक होती है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कौन सी है, लीनियर डेंसिटी। कौन सी है, और कौन सी डेंसिटी, मास। ये कौन सी है, लीनियर मास डेंसिटी। समझ आ रही ना बात, क्लियर है? तो मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लीनियर मास। अच्छा ईमानदारी से बताइए, जैसे मान लेते हैं इसका मास 10 kg होता, टोटल मास कितना होता, 10, समझाने के लिए खाली यूज कर रहा हूं, और लेंथ कितना होता 2 मीटर, तो आंसर कितना आता बताइए, 5 kg। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में कितना मास है वो पता चल गया। लेम्डा क्या है, 1 मीटर में कितना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा था एक पेन कितने रुपए की, तो 5 पेन कितने की होगी बता सकते हैं, कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई से ना। तो ऐसे 1 मीटर में कितना मास है ये पता चल गया, उसे क्या बोलते हैं, लेम्डा।
क्या बोलते हैं? लेमडा। तो एक बात बताइए, 1 मीटर में अगर आपको मास पता है, ईमानदारी से बताइएगा, 1 मीटर में जो मास होता है उसे लेमडा बोलते हैं, तो dx मीटर में मास कितना होगा? कितना होगा? dx मीटर में मास कितना होगा? तेज से बोलिए। लेमडा dx ना, और जितना dx में मास है उसे ही क्या बोलते हो? dm। नहीं समझ आई बात? लेमडा क्या है बताइए? 1 मीटर में मास, 1 मीटर लेंथ में कितना मास है उसे क्या बोलते हैं? लेमडा। तो dx मीटर में कितना होगा? dx लेमडा। अच्छा, dx मीटर में जितना मास होता है उसे क्या बोलते हैं? dm। तो dm की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? अब लिख सकते हो ना, तो g स्मॉल m और यहां पे कितना हो जाएगा? लेमडा dx और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? x स्क्वायर ना। अब अगली चीज सुनिएगा, ये जो लेमडा है मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है, तो अगर यूनिफॉर्म है तो कैसी होगी? कांस्टेंट। तो लेमडा भी किधर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझ आ रही? तो लेमडा भी बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? जी स्मॉल m और ये कितना हो जाएगा? लेमडा। और यहां पे क्या बचेगा बताइए? dx, और x स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ तो x की पावर कितना हो जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? -2। अब अगली चीज समझिएगा, लिमिट कहां से कहां तक? अच्छा, इस मास को कितना मास खींचना? पूरी रॉड खींचना चाहती है ना, तो कहां से कहां तक बताइए? अब इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए क्या हो गई? dx मतलब क्या? लेंथ। लेंथ कहां से खींचना चाहती है? l से कितना? 2l। समझ आई बात? अब देखिए एकदम आसान हो गया। अब जिसको इंटीग्रेशन पता है और जिसको नहीं पता है वो भी ध्यान से सुनेगा। m लेमडा x की पावर -2 है, इंटीग्रेशन करते वक्त पावर में एक क्या हो जाता है? ऐड। तो x की पावर कितना हो जाएगा? -2 + 1, और जो पावर है वो कहां लिख ली जाती है? नीचे। और लिमिट कहां से कहां तक? l से कितना? 2 है। समझ आ रही ना? और df का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? f टोटल आ जाएगा। समझ आ रही ना? अब आप देखिएगा g स्मॉल m लेमडा। अब इसके बाद इसका आंसर क्या होगा? x की पावर कितना बचेगा? और ये तो एक माइनस यहां पे लगा देते हैं, ये -1 है ना, कितना है? वो तो लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ है ना, और -1। ठीक है, क्लियर है ना? कितना ये वाला कितना आएगा आंसर? तो वो माइनस यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये ऊपर कितना आएगा? x की पावर -1। वो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/x। और लिमिट कहां से कहां तक? l से 2l। अगला स्टेप सुनिएगा, पहले कौन सी लिमिट रखेंगे? g स्मॉल m और क्या है? लेमडा। पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है? ऊपर वाली। तो ये कितना हो जाएगा? -1/2l। अच्छा, लोअर लिमिट लगाने से पहले क्या लगाते हो? तो एक माइनस आएगा, इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। और यहां पे कितना हो जाएगा? 1/, ये वाली लोअर लिमिट, ये कितना हो जाएगा? l। कितना आंसर आ जाएगा बताइए इसका? ये 1/l है, और ये कितना है? ये आधा 1/l है ना। अरे भाई 1/l को आम मान लो, ये कितना है? आम। और ये कितना है? आधा आम ना, तो कितना बचेगा? आधा ही बचेगा ना, तो कितना आएगा आंसर? 1/, अरे बाप रे बाप, इतना नहीं सम 1/l को क्या मान लिया? आम। और ये 1/l कितना हो जाए? आम। ये आम माइनस आम/2 कितना आएगा आंसर? आम/2 ही आएगा ना। तो आम/2 कितने के, आम कितने के बराबर है? 1/l। तो आंसर कितना होगा? 1/2। बाकी एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, g स्मॉल m लेमडा, और यहां पे कितना आ जाएगा बताइए? कितने के बराबर आएगा? 1/2l। यहां तक आ गया? अच्छा, लेमडा कितने के बराबर था? कैपिटल m/l के। तो ये कितने के बराबर है? g स्मॉल m, और लेमडा की जगह पे क्या हो जाएगा? कैपिटल m/l आएगा ना, एक l क्या हो जाएगा? बस आंसर हो गया। समझ पाए? तो ये जानबूझ के मैंने टाइम लिया ताकि एक एक स्टेप आप सीख जाओ और आपको ये समझ आ जाए
कि वो जो क्या कहते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है ना, वो किसके लिए है, पार्टिकल के लिए। बॉडी के लिए जब निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। पहले आप एक पार्टिकल की वजह से निकाल लोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरी बॉडी की वजह से निकाल। एक मिनट रुक जाओ, यहां पे लिख लेना है यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है। लिख चुके ना। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कुछ आइडिया है आपको? एक मिनट, ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं? है कुछ नहीं आइडिया है? है क्या? फोर्स पर यूनिट? नहीं, अभी तो वो तो सीधा आप फार्मूले पे जा रहे हो। देखो फील्ड जैसे होता है ना, कोई डॉन टाइप का है कि नहीं, तो उसका इफेक्ट होता है अपने एरिया में, समझ पा रहे हो ना। लेकिन एक चीज आप समझिए, एक रेंज के बाद उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जहां तक उसका इफेक्ट होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, फील्ड। तो ऐसे ही हमारे पास दो मासेस हैं, कितने हैं, दो मासेस। एक ये मास है, ठीक है, और एक ये मास है। ध्यान से सुनिएगा, इन दो मास में से एक क्या होगा, सोर्स मास होगा, और दूसरे मास का नाम होगा टेस्टेड मास। क्या नाम होगा, टेस्टेड। तो जो सोर्स होता है वो अपनी क्या बनाता है, फील्ड। क्या बनाता है, फील्ड। तो ये जो सोर्स मास होगा वो अपनी चारों तरफ क्या बनाएगा, फील्ड। तो जब इसकी फील्ड में कोई मास आएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब वहां तक उसकी क्या है, फील्ड है। नहीं समझ आई बात? फील्ड मतलब क्या होता है, इस सोर्स वाले मास की क्या होगी, फील्ड होगी, इफेक्ट होगा अपना। उस जोन में जब भी कोई मास आएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। जैसे एक चार्ज होता है ना, एक चार्ज होता है, जैसे मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। और एक मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये वाला जो है अगर सोर्स चार्ज है, मान लेते हैं क्या है, सोर्स चार्ज, तो इस सोर्स चार्ज की अपनी क्या होगी, फील्ड। जैसे ही उस फील्ड में कोई चार्ज आएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो ऐसे ही ये क्या है, ये सोर्स मास है, इसकी क्या होगी, फील्ड। जैसे ही उसमें कोई मास आएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो फील्ड क्या है, फील्ड एक रीजन है जहां तक सोर्स मास का क्या होता है, इफेक्ट होता है। और उस जोन में जब भी कोई मास आएगा तो उस पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। समझ आ रही ना? तो लिख लीजिए, डेफिनेशन इसकी लिखिएगा। It is the region, it is the region, REGION, it is the region in the surrounding, in the surrounding of a mass
It is the region in the surrounding of a mass where a mass experiences gravitational force. क्या चीज? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक मास क्या करता है? फील्ड बनाता है, और उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मास आएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। समझ आ गई बात? अब हेडिंग डालिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये बात क्लियर है ना? एक मास को क्या बोलते हैं? सोर्स, और दूसरे को क्या बोलते हैं? टेस्टेड मास। समझ आ रही ना? सोर्स क्या बनाता है? फील्ड। और टेस्टेड मास वो मास है जो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। ठीक है, चलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा और बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पे वेक्टर लग जाएगा। ये होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाई क्या होता है? मास। क्या होता है? मास। तो आपसे एक बात पूछी जाएगी, वो क्या पूछी जाएगी? जैसे एक मास ये है, ये मान लेते हैं कैपिटल एम है, और ये कौन सा है? स्मॉल एम है। तो ये मास इस मास पे क्या लगाएगा? फोर्स। क्या लगाएगा? फोर्स। और किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा ना। जो लाइन इसको ज्वाइन करती है उसी लाइन में इसको खींचेगा। समझ आ रहा है? तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है? फील्ड की। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? फोर्स की डायरेक्शन। समझ आ रही ना बात? अब अगली चीज सुनिएगा, ये कितने के बराबर होता है? बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाई ये वाला जो मास है, ये कौन सा मास है? टेस्टेड मास। कौन सा मास है? टेस्टेड मास। और इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करिएगा, फील करिएगा ये होता क्या है। यहां पे देखिएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा सा बताइएगा मुझे, थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिएगा। मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं। इन दो मासेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा? ग्रेविटेशनल। अगर इसके बीच की दूरी r है, कितना लगेगा बताइए? g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई क्या? आर स्क्वायर। ये वाली चीज क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाई इसमें से कौन सा टेस्टेड मास है? स्मॉल m ना। तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल m स्मॉल m। ये किसका फार्मूला हो गया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला देखिए। फोर्स क्या होता है? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हटा दो? टेस्टेड मास। तो क्या बन जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन। अब इसका फील करिएगा होता क्या है इसका मतलब। अच्छा ये बताओ, यूनिट से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये फोर्स मान लेते हैं आ गया 10। कितना आ गया? फोर्स की वैल्यू रखी, मास की वैल्यू रखी, तो आंसर क्या आया? कितना आया? 10 आया। यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और मास की क्या होती है? केजी। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर केजी। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कौन सा मास है? ये कौन सा है? सोर्स ना। तो ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है 1 केजी मास को खींचने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है उसे ही क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कितने केजी मास को? तो अब आप देखिए, ये जो सोर्स मास है ना, उसको किसको खींचने के लिए? 1 केजी मास को खींचने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है, जिस फोर्स की नीड है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये मास बदल जाए
1 kg के अलावा हो जाए, 1 kg के अलावा मान लेते हैं 5 kg हो जाए, तो 5 kg मास को खींचने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उसे फोर्स कहते हैं। नहीं समझ आ रही बात? इतना देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग अगर किसी की याद आ रही है रोक लीजिए 2 मिनट, ठीक है, आप समझ जाओगे। इतने को क्या बोलते हैं? ये क्या चीज है? फील्ड है ना। मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं फील्ड? देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, ध्यान से सुनना। 1 kg मास को खींचने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंस। तो 1 kg मास को खींचने के लिए कितना न्यूटन फोर्स चाहिए? 10 न्यूटन। तो 5 kg को खींचने के लिए कैसे पता चला? ये क्या चीज है? फील्ड। फील्ड इंटू क्या करोगे? मास, तो क्या मिल जाएगा? फोर्स। तो फील्ड भी क्या है? फोर्स है। लेकिन वो फोर्स कैसा है? 1 kg मास को खींचने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है, और 5 kg मास को खींचने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है उसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो फील्ड भी बेसिकली है क्या? फोर्स ही है, बस कितने को खींचने के लिए। और अगर एक के अलावा मास हो जाता है, उसको खींचने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। समझ गए ना फील्ड किसे कहते हैं? अब आप छाप लीजिए, आपका हक बनता है कि? तो 1 मिनट, एक आखिरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद छापिए। ध्यान से सुनना, 1 मिनट। ग्रेविटेशनल फील्ड एक मास से बनती है। फील्ड किससे बनती है? सोर्स क्या बनाता है? फील्ड। अगर वहां पे क्या आ जाए, एक मास आ जाए, तो क्या बना देता है? फोर्स। तो फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मास से, तो क्या बन जाता है? फोर्स बन जाता है। तो एक मास की वजह से क्या बनेगी? फील्ड ना। तो अगर एक बार और मैं लिख करके यहां पे दिखा देता हूं, ये अगर सोर्स मास है m, तो ये किसी डिस्टेंस r पे क्या बनाएगा? फील्ड। और वो कितने के बराबर होगा? gm अपॉन r स्क्वायर के। अगर यहीं पे एक मास आ जाए स्मॉल m, तो m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? फोर्स बन जाएगा। बस इतना सा होता है, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर केजी। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर रहेगा? चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। अभी हमने पढ़ाया था, एक रॉड है जिसका मास कितना है? कैपिटल एम, और जिसकी लेंथ कितना है? एल के बराबर है। और यहां पे कोई किसी डिस्टेंस एल पे क्या रखा हुआ है बताइए? एल पे रखा हुआ था एक पॉइंट मास, जिसका मास कितना था? एम था ना। अब चलिए मान लेते हैं एम नहीं है, ये सोर्स है। एल डिस्टेंस पर इसकी वजह से फील्ड कितनी बनेगी बताइए? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी? आपको क्या करना है? सिंपली जो फोर्स का फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला क्या था? देखिए फोर्स का फार्मूला क्या था? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2। ये फोर्स का फार्मूला था ना। इसकी कहानी से क्या हट जाएगा? क्या हट जाएगा? टेस्टेड मास हट जाएगा। टेस्टेड मास हट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका तो डेरिवेशन करना भी नहीं पड़ेगा। है? देखो ध्यान से, समझ आया ना? टेस्टेड मास को क्या कर दिया? खाली हटा दी। तो सोर्स क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा। अब मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। फील्ड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? फील्ड से। सीधा उसका फार्मूला बताऊंगा और आंसर आता रहेगा। समझ आ रही ना बात? डेरिवेशन बहुत लेंदी है, और डेरिवेशन कराऊंगा तो इस बार पानी वानी भरने लोग जाने लगेंगे, है कि नहीं?
हेडिंग डालिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट द सेंटर of an arc। ठीक है, हो गया। देखिए, ठीक, देखिए आर्क की वजह से, ये एक आर्क है ना, इसका मास कितना है, कैपिटल एम ना, और इसकी लेंथ जो है वो कितने के बराबर है, एल के बराबर ना, और ये यहां से एंगल बनाता है, सेंटर, यहां पे सेंटर पे पूछा है ना, एट द सेंटर, ये जो सेंटर है, ये वाली चीज क्या कहलाएगी बताइए, ये क्या कहलाएगी, रेडियस ना, क्या कहलाएगी ये वाली चीज, रेडियस। अब आप देखिए, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये मान लेते हैं अल्फा, कितना मान लेते हैं, अल्फा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इस सेंटर पे इस मास की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसका सीधा फार्मूला लिखता हूं, और यही चीज इलेक्ट्रोस्टैट में भी होगी। अभी देखना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होगा वो कितने के बराबर होगा, 2g लेमडा बाई आर, 2g लेमडा बाई, यहां पे कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2, और यहां पे कितना हो जाएगा, आर। समझ आ रही ना, क्लियर रहेगा। ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, 2g लेमडा बाई आर और साइन अल्फा बाई 2। अब आप एक एक चीज क्लियर कर लीजिए, पहले है क्या, g तो आप पहचानते हो, g कौन सी चीज है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g कौन सा कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेमडा, लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ, लेमडा भी जानते हो, ये लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, आर क्या है, रेडियस, और ये क्या है, साइन अल्फा, अल्फा तो आप पहचानते हो कौन सा एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है अल्फा बाई 2। ये फार्मूला होता है, इस मास, अगर m मास का कोई आर्क हो और उसकी लेंथ कितना हो, l हो, तो वो सेंटर पे जो फील्ड बनाएगा उस फील्ड की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इतने के बराबर। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगली चीज सुनिएगा ध्यान से, यहां पे लेमडा को मैं चेंज करूंगा, लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां पे देखो फार्मूला आप बदल रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, 2g लेमडा की जगह पे क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, और यहां पे क्या हो जाएगा, r, और यहां पे कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2। अब अगला स्टेप सुनिएगा ध्यान से, ये जो l है वो क्या है, एंगल के सामने जो चीज होती है वो क्या कहलाती है, आर्क। तो एक बचपने में बहुत फेमस फार्मूला पढ़े होगे, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला हर कोई जानता है मेरे ख्याल से। एंगल कितने के बराबर है बताइए, अल्फा, और आर्क किसके सामने होता है, एंगल के सामने, ये कितने के बराबर है, एल, और ये डिवाइड में क्या है, रेडियस। तो L इज इक्वल टू बताइए कितने के बराबर हो जाएगा, L की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, R अल्फा लिख सकते हो। तो एक बात बताइए, यहां पे कितने के बराबर हो जाएगा, 2gm डिवाइड बाई L की जगह पे कितना हो जाएगा, R अल्फा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा R स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा R के बराबर है ना L, जब यहां पे रखोगे तो अल्फा R, R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अच्छा, यहां पे कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, अब हमारे लिए ये रेडी है और हम आसानी से इसको कर सकते हैं। समझ आ रही हो, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर यही क्वेश्चन यहां पे क्या होता, चार्ज होता और इसकी लेंथ कितना होती, L होती,
तो यहां इस सेंटर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह पे क्या पूछा जाता? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पूछा जाता? बस आपका यहां पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा है वहां पे कूलाम कांस्टेंट आता, बाकी सारी चीजें क्या रहती? समझ आ रही ना बात? अब इसको कर लीजिए कॉपी, फिर उसके बाद मैं दो क्वेश्चन कराता हूं छोटे छोटे, इसको कर लीजिए। इसमें कोई चीज अननोन तो नहीं है ना? सब चीजें आपकी नोन है, बस आपको पुट करना है, आंसर मिलेगा। बोलो। लिख चुके? कल फिर आप एब्सेंट थे? हाँ? कल फिर आप एब्सेंट थे? झूठ भी बोल रहे हो। मैं होश में हूं। ऐसा नहीं है। यही है तुम्हारा फार्मूला मेन। ठीक है, एक मिनट, एक चीज आप समझिएगा, क्वेश्चन समझिए, देखना ध्यान से। अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, क्वेश्चन कि अगर ये अल्फा जो एंगल है ना, ये आर्क ऐसा है कि अल्फा की वैल्यू जो है 180 है। अल्फा की वैल्यू कितना है? 180, मतलब समझ रहे हो, आधा सर्किल। अगर आधा सर्किल होता, उसका मास m होता और लेंथ कितना होती? l होती, तो आप ये बताइए सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होती? तो E G हो जाता है। यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे कितना होगा? 2G m डिवाइड बाई कितना हो जाता? अल्फा की जगह पे कितना हो गया? अल्फा कितने के बराबर हो गया? 180 मतलब पाई, 180 मतलब पाई। तो यहां पे क्या हो गया? पाई। और यहां पे कितना हो जाएगा? साइन। और ये पाई बाई 2 कितना? 90। साइन 90 की वैल्यू कितना होती है? 1। बस आंसर हो गया, आर स्क्वायर। यहां पे अल्फा की वैल्यू कितना है? 180। 180 बाई 2 कितना होगा? साइन 90 की वैल्यू 1। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना? अच्छा ये बताओ, दूसरा क्वेश्चन, अगर अल्फा की वैल्यू 360 हो जाती, 360 मतलब आप समझ रहे हो, पूरा रिंग बन जाता। अगर पूरा रिंग बन जाता और सेंटर पे है, ना 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 ना, वो नहीं लेना है, नहीं। समझ आ रही ना बात? अल्फा इज इक्वल टू अगर कितना हो जाए? 360, तो 360 हो जाएगा, तो ये 360 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 180। साइन 180 की वैल्यू कितना होती है? 0। तो रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगी? 0। समझ आ रही ना बात? एकदम आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकते हो, बस आपको क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? अल्फा। क्या पता होना चाहिए? अल्फा पता हो, बस यहां पे पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आ रही ना बात? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए इसको।
लिख चुके ना? रुको बे 2 मिनट, यहां तक हो गया ना? अगली चीज सुनिएगा, एक बात हमें समझ आई, सर्किल अगर हो और इसका मास कितना हो m और इसकी लेंथ कितना है l है, तो इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितने के बराबर होती है? 0 के बराबर। अच्छा एक बात 0 देख लीजिए, फील कर लीजिए, ये वाला क्या करेगा, ये वाला मास, इतना मास किधर फील्ड लगाएगा? अगर यहां पे कोई मास होता तो किधर खींचता? इधर, इधर खींचता ना, तो इसके जस्ट सामने वाला किधर खींचेगा? तो ये क्या कर देगा? तो ऐसे हर टुकड़े का अपोजिट टुकड़ा है, तो नेट फील्ड क्या आएगी? 0।